जो लोग निरंतर कपालभाति करते हैं, दिनचर्या को ठीक रखते हैं, जो मैं उपाय बताता हूं उसको करते हैं, इंसुलिन 100 तक जो लेते थे उनके भी खत्म हो गए। हाँ, क्या क्या कहना चाह रहे थे भैया, बोलो डायबिटीज के बारे में। प्रणाम बाबा जी। बोलो। हाँ, थोड़ा इंसुलिन पहले सुबह 18 तो शाम को 16 लग रहा था, तो यहाँ आने के बाद सुबह का तो बंद हो गया है 18 यूनिट, तो शाम को 12 यूनिट लगता है। तो पहले से कम हो गया है। हाँ जी, पहले से बस इसको मेंटेन करके रखना। शुगर तो इतना ज्यादा कम हो जाता है, यदि आप इंसुलिन भी लेते रहे, योगाभ्यास और ये डाइट कंट्रोल, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ इसको करते रहेंगे तो आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे, माने लो शुगर हो जाएगी, बेहोश हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा बस ध्यान रखना है, बीपी और शुगर में ना इसको रोज वॉच करना पड़ता है, बस इतना ही। जिनको भी डायबिटीज है आप सबको एक बात सजेस्ट कीजिए भाई, चाहे आपको इंसुलिन लेना है, शुगर की एलोपैथी की दवाई लेनी है, हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन योग जरूर करो, नहीं तो आपको आंखें खराब हो सकती है, किडनी खराब हो सकती है, न्यूरोपैथी हो सकती है और गैंग्रीन हो सकता है, आपको हाथ पैर कटाने पड़ सकते हैं, ये नौबत आ जाती है। इसलिए अच्छा, अब हो जाए तो क्या करें, हो जाए तो विधारा के पत्तों से तो ड्रेसिंग करें, जहां गैंग्रीन हो गया है तो उससे वहीं गैंग्रीन रुक जाता है और जो घाव है वो भर जाते हैं और ठीक हो जाता है पेशेंट। ये बहुत जबरदस्त है विधारा। और फिर उसको ये कायाकल्पवटी, गिलोय घनवटी, कुछ दूसरी भी औषधियां देते हैं हम रोगी की अवस्था को देख करके। ये गैंग्रीन के बारे में बताया। डायबिटीज की बात लगभग पूरी हो गई है। डायबिटीज के साथ साथ जो भी मोटापा और जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो योगाभ्यास करने से अपने आप ही सारी की सारी कम हो ही जाएंगी। अब डायबिटीज के बारे में मुझे लगता है इंडिविजुअल प्रश्न अलग बात है, बाकी मैंने उसका जो एक ब्रॉड विजन है वो आपके सामने रख दिया है। डायबिटीज की कोई बड़ा प्रश्न तो किसी का शेष नहीं है। डायबिटीज के बारे में क्या प्रश्न रह गया? जैसे मैंने बताया पहले कि मेरा शुगर का जो लगता था लेवल वो 18 सुबह बंद हो गया, तो शाम को 12 हो गया, 16 की जगह 12 हो गया है। मुझे 2-3 कॉम्प्लिकेशन शुगर की ऐसी हैं जिससे मैं पिछले 14 साल से लगातार। क्या क्या है दिक्कत बताओ? ना सोया हूँ, ना जागा हूँ अच्छी तरह से, ना बैठा हूँ, ना कोई काम कर सका हूँ पिछले 14 साल से लगातार, 1 मिनट भी। वो साइड का पेन, कोई बोल रहा है कि साइड का पेन है, कोई बोल रहा है न्यूरोपैथी है, कोई बोलता है मसल कमजोर हो गए हैं इसके। इलाजित खाना शुरू कर दिया, अभी बोला था ना, ये दर्दों में भी फायदा करेगी, या तो लिक्विड खा ले या गोली खा ले। तो जिनको दर्दे भी हैं साथ में तो ये ले लो, और नींद अच्छी आ जाएगी योगाभ्यास करने से, ना कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी जी, मुझे टाइप 1 डायबिटीज है। हाँ, मेरी पूरी फैमिली में टाइप 2 है, और मेरा शरीर देख के आप बोल सकते हैं कि मेरी डायबिटीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन 60 वर्ष के बाद में टाइप 1 जो बच्चों को होती है, भगवान ने शुक्र करके बच्चा बना दिया मुझे फिर से। लेकिन मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं डायबिटीज 1 की वजह से खाली इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, और कई बार इंसुलिन की वजह से या खाना कम खाने की वजह से बेहोश भी हो जाता हूँ। शुगर डाउन में पड़ गया था। ये टाइप 1 डायबिटीज है। इसमें ये होता है कि इसमें पेनक्रियाज के ना कहते हैं कि सेल काम करना बंद कर देते हैं। फिर थ्योरी ये डेवलप कर दी कि जो डीजनरेट सेल हैं वो रीजनरेट नहीं हो सकते। लेकिन मैंने इसको बार बार कहा है कि आप नियमित रूप से प्राणायाम कीजिए, जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई उस प्रक्रिया को अपनाइए, तो डीजनरेट वे सेल भी रीजनरेट होते हैं, चाहे वो बच्चों को हो या बड़ों को हो। बच्चों को फिर भी थोड़ा वक्त लगता है, बच्चों जो है बड़ों में जल्दी आसान है इंसुलिन को घटाना। ठीक है, हाँ बाबा बोलो। ओम। हाँ, मैं आगरा से आया हूँ, मेरी उम्र 62 साल है। पहले मुझको डायबिटीज फास्टिंग की थी 150 और पीपी थी 300। मैंने एलोपैथिक दवा खाई, कंट्रोल हुई। इसके बाद 1 साल से 1.5 साल से मैंने योग और एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, तो डायबिटीज आ गई है 105, 110, 115 फास्टिंग और 150, 60, 80। ठीक है, ये हो गई है पीपी। हाँ। अब लोग कहते हैं कि आपको दवा जरूर लेनी चाहिए एलोपैथिक, तो मुझे क्या दवा लेनी है या नहीं? देखो ये जब भाई शुगर 150 के करीब, तो ऐसे भी बॉर्डर लाइन पर माना जाता है, आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। बस आप बीच बीच में चेक करवाते रहो, 15 दिन में, महीने में एक बार चेक करवा लिया, और आप योगाभ्यास मत छोड़ना, आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे
जबरदस्ती दवाइयों के पीछे मत पड़ा करो। बीपी नॉर्मल आ गया है, बढ़ ही नहीं रहा है भाई, महीना 2 महीना 3 महीना टेस्ट करते रहते हो, जब बीपी नॉर्मल आ गया, शुगर नॉर्मल आ गई, थायराइड नॉर्मल आ गया, तो वो जरूरी है फिर दवा खाना। हाँ, क्या कह रही हो बहन, बोलो। हाँ ओम बहन। हम बिहार खगड़िया से आए हैं। मुझे जो है डायबिटीज़ के कारण जहाँ दिखाते हैं कहता है डायबिटीज़ से उंगलियाँ जो है अपने आप कटने लगता है और घाव जैसे बन जाता है, फोका हो जाता है पैरों में, जो कि एकदम भयंकर बन जाता है। इसके लिए मुझे क्या करनी चाहिए? बढ़ जाते हैं कभी खान पान करने से, कभी कुछ। हम अंग्रेजी दवा भी लिए और आप जो दवा बता रहे हैं वो भी आपका खगड़िया से हम लिए हैं, बिहार खगड़िया से। अभी जो हाथ में पैरों में थोड़ा सा जो फटता है उसके लिए तो जो कटता है सामान्य थोड़ा थोड़ा कटता है तो कायाकल्प तेल लगा लेना थोड़ा। कौन तेल? कायाकल्प तेल, ठीक है, जिसको सामान्य फटता है ये कायाकल्प तेल आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसको लगा लेना। ज़्यादा फटता है तो आप वो क्रैक हील एक मलम बता देते हैं, उसको लगा लेना, ठीक है। और नीम की और गिलोय की गोली खा लो, नीम और गिलोय की थोड़ी दिन गोली खा लो, तो ये जो फटने वाली और खुजली वाली और घाव वाली जो फोले वाली प्रॉब्लम है ये नहीं होगी। हाँ, आगे बढ़ूं मैं? स्वामी जी ओम, अभी बताया गया कि शिलाजीत रसायन के साथ मुक्तावटी खानी है या नहीं, उससे बीपी हाई हो जाता है। देखो जो है शिलाजीत रसायन, मैंने बोला शिलाजीत थोड़ी गर्म पड़ती है तो और बाकी चीज़ों से थोड़ा शिलाजीत रसायन कम गर्म पड़ेगी, तो जिसको शुगर भी और बीपी है तो वो शिलाजीत से यदि किसी का बीपी बढ़ता है तो उसको अवॉइड करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं तो मुक्तावटी तो ले ही लें। जी बहन आप बताइए, फिर लास्ट आगे बढ़ता हूँ। ओम स्वामी जी, मेरे ना जीभ में कट्स बने हुए हैं, वो 5 साल से हैं जो मिटते ही नहीं हैं, और यहाँ से भी दवाई ली है और जयपुर से आपके चिकित्सालय से भी दवाई चल रही है। जी बहन, ये क्रिटिकल प्रॉब्लम है थोड़ा, ये पित्त बढ़ने से ज़्यादा होती है। तो एक तो आप सुबह सुबह खाली पेट एलोवेरा और गेहूं का जवारा ये दोनों जूस पिया करो। खाने में आप टोटली जो है पका हुआ थोड़ा कम कर दीजिए, अंकुरित अन्न लीजिए, थोड़ी सलाद लीजिए। सलाद में भी वो तीखी वाली सलाद नहीं, जैसे खीरा है ये खा लिया, गाजर है, पत्ता गोभी है, आप टमाटर आदि ज़्यादा मत खाइए, ठीक है ना। और जो अंदर घाव हो जाते हैं उसके लिए गिलोय घनवटी और कायाकल्पवटी, बस इतना ही दवाई खाइए और ज़्यादा दवाई खाने की जरूरत नहीं। अंकुरित अन्न लेने से, व्हीट ग्रास और एलोवेरा पीने से और प्राणायाम करने से घाव भर जाएंगे आपके जो कट्स और जीभ के अंदर। तो ये बड़ी बीमारियां थी, मोटापा, बीपी और शुगर। तो बीपी की थोड़ी बात करके फिर मैं फटाफट कुछ आपको उससे जुड़ी हुई खास बातें बताना चाहता हूँ। 3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मोटापा, बीपी और शुगर। बाद में उसके तो ऐसे तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगे, उन सब के बारे में बताएंगे। तो तीसरी बड़ी बीमारी है उच्च रक्तचाप, हाई बीपी। ये हाई बीपी क्यों होता है अभी तक किसी को पता नहीं। कोई कहता है किडनी की गड़बड़ी से होता है, कोई कहता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होता है, कोई कहता है हार्ट की प्रॉब्लम से होता है, कोई कहता है ज़्यादा मोटापा होने से होता है, कोई कहता है स्ट्रेस बढ़ने से होता है, कोई कहता है जेनेटिकली होता है। और किसी को ये जो अभी प्रॉब्लम बताइए कुछ भी नहीं, फिर भी बीपी है। तो इसका जो है राम ही जाने कैसे होता है, लेकिन होता जरूर है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें हमारा नाड़ी तंत्र कमजोर पड़ जाता है, तो जो ब्लड का जो प्रेशर बढ़ जाता है। इसमें दो होता है, एक तो होता है उच्च रक्तचाप, एक होता है निम्न रक्तचाप। तो लो बीपी की प्रॉब्लम भी उतनी खतरनाक है जितने उच्च रक्तचाप की है। हाई बीपी से भी हार्ट अटैक हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, ब्रेन फेल हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। और जब लो बीपी हो जाता है तो भी आदमी का नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता है और आदमी की मृत्यु हो सकती है। दोनों बीपी बड़े खतरनाक है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत इतना जबरदस्त है। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करने के बाद बीपी परमानेंट क्योर हो जाता है 99% लोगों को, दवाई की जरूरत ही नहीं है।
और हमने देश के लाखों लोगों का बीपी ठीक कर दिया है प्राणायाम करवा कर। खाली अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, ये पॉइंट है इसका बीपी का। इसको दबाएं रिंग फिंगर के टॉप पर, यहां से इसको ऐसे दबाएं, कैसे भी आप समझ लीजिए आप इसको, है ना। ये इससे एकदम बीपी नॉर्मल आ जाता है। जिसका भी बीपी बढ़ा हुआ अभी आप प्रयोग कर लीजिए। बीपी बढ़ने से फिर सिर भी भारी हो जाता है, बेचैनी से होने लगती है, और कभी कभी तो पता भी नहीं लगता है बीपी बढ़ जाता है। जैसे भाई ने थोड़ी देर पहले बताया, उसकी किडनी फेल होगी, बीपी बढ़ा, किडनी फेल होगी, बड़ा खतरनाक। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम। अच्छा, अब जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, किडनी की गड़बड़ी से बीपी हो रहा है, तो फिर कपालभाति भी साथ में करना पड़ेगा। लेकिन कपालभाति 1 सेकंड में एक बार। देखो, कुछ लोग कहते हैं कपालभाति बीपी और हार्ट वालों को नहीं करना चाहिए। मैं बीपी और हार्ट वालों को जरूर कराता हूं, लेकिन उसकी गति और उसके ऊपर हमने साइंटिफिक रिसर्च किया और इंटरनेशनल जर्नल्स में भी पब्लिश किया है। आपने हमारी जो मुख्य वैज्ञानिक हैं, हमारी जो यहाँ के रिसर्च डिपार्टमेंट के डॉक्टर सरले टिलिस, उनके भी व्याख्यान सुने होंगे, और वो इंटरनेशनल जर्नल्स में भी हमने प्रकाशित किया और उसके ऊपर साइंटिफिक पूरा रिसर्च किया है कि 1 सेकंड में एक बार कपालभाति। देखो ये, और इसमें जोर से नहीं, यूं नहीं, ऐसे नहीं, ये खास सावधानी। तो बीपी से की प्रॉब्लम चाहे कोलेस्ट्रॉल से है, चाहे बीपी की प्रॉब्लम मोटापे से है, चाहे बीपी की प्रॉब्लम किडनी से है, चाहे बीपी की प्रॉब्लम आपको जेनेटिक है, चाहे बीपी की प्रॉब्लम आपको स्ट्रेस से है, चाहे बीपी की प्रॉब्लम आपको जो है मतलब ऐसे पित्त बढ़ने से भी, किसी का गुस्सा आने से बीपी बढ़ जाता है, किसी भी कारण से। आप प्राणायाम करना, प्राणायाम में बस कपालभाति में सावधानी रखना, थोड़ी बीपी ठीक हो जाएगा। बीपी की कॉम्प्लिकेशंस हैं फिर ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक और किडनी फेल होना, ये 3 बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। अब इसका घरेलू उपचार सबसे अच्छा है लौकी का जूस। लौकी के जूस से थायराइड भी ठीक होता है, लौकी के जूस से जो है कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, लौकी के जूस से और भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस, पित्त भी कम हो जाता है। तो लौकी के जूस कई तरह से फायदेमंद है। कड़वी नहीं होनी चाहिए लौकी, बस उसमें आप थोड़ा सा नींबू डाल के पी सकते हो, थोड़ा सा आंवला भी डाल के पी सकते हो, टेस्टी हो जाता है उससे। थोड़ा नींबू डाल के पी सकते हो, थोड़ा आंवला डाल के पी सकते हो। वैसे नींबू का तो थोड़ा ज़्यादा नहीं मात्रा में सेवन करना चाहिए, उसमें थोड़ी मात्रा में। नहीं तो अकेली लौकी का जूस ही हमने पिलाया, थोड़ा तुलसी पुदीना के पत्तों के साथ, थोड़ा सा तुलसी, थोड़ा सा पुदीना के पत्ते। आंवला के जूस के साथ पीने से जल्दी फायदा होता है, हाई बीपी में, कोलेस्ट्रॉल में भी। घुटने में दर्द होता हो तो आंवला मत लिया करो। लौकी का जूस, घुटनों का दर्द होता है तो गर्म करके पी सकते हैं। लौकी के जूस में एक ही दिक्कत है, एक तो कड़वा नहीं पीना, कड़वा नहीं, और दूसरा ठंडा है ये, तो जोड़ों का दर्द और अस्थमा, ये 2 चीजें हैं। तो आप लौकी का जूस को गर्म कर लीजिए, थोड़ा त्रिकुटा चूर्ण डाल लीजिए उसमें, त्रिकुटा, सौंठ, पीपल, काली मिर्च, या उसको थोड़ा गर्म कर लीजिए, सूप पी लीजिए, सब्जी खा लीजिए। सब्जी अलग, खाली पेट लिया हुआ लौकी का जूस ही बीपी में, कोलेस्ट्रॉल में ज्यादा लाभप्रद है, खाली पेट। इसलिए लौकी के जूस को थोड़ा गर्म कर लीजिए, थोड़ा उसमें काली मिर्च और वो डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए, तो उसकी ठंडक दूर हो जाएगी। कोई भी चीज़ की जो मूल तासीर है वो चेंज हो जाती है। जैसे बादाम गर्म होता है, उसको भिगो दीजिए पानी में, ठंडा हो जाएगा। अखरोट गर्म होता है, रात को भिगो दीजिए, सुबह खाइए, ठंडा हो जाता है। तासीर बदल जाती है किसी चीज़ के संपर्क में आकर के। तो देखो, लौकी के जूस की मैंने बारे में बात की, ये बीपी के लिए सबसे जबरदस्त है। फिर किडनी के कारण से तो भी ठीक होगा, तो मुक्तावटी साथ में ले लें। जब क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है तो मुक्तावटी जो है ये 1 से 2 गोली, नॉर्मल बीपी है तो 1, ज़्यादा है तो 2 से ज़्यादा की ज़रूरत किसी को भी नहीं पड़ी आज तक। और बिना किसी दवा के, बिना किसी योग के, खाली मुक्तावटी से भी बीपी ठीक होता है। हमने बहुत लोगों के प्रयोग किया, उनको प्राणायाम करवाया ही नहीं, खाली मुक्तावटी दी तो भी बीपी ठीक हो गया। ये खाली पेट ली जाती है, बहुत छोटी गोली है इसकी, शायद लगभग 250 mg के आसपास की गोली होगी इसकी। तो जो है ये 2 गोली ऐसी चबा करके, कड़वी नहीं होती है, सामान्य टेस्ट होता है इसका,
चबा करके अच्छे से खाली पेट ले लीजिए, मैंने सुबह नाश्ते से 2 घंटा पहले। आप सुबह जैसे प्राणायाम योगाभ्यास करते हो उसी समय थोड़ा पानी पीते ही हो। टॉयलेट जाने के बाद थोड़ा सा आधा गिलास पानी ले लिया और ये 2 गोली खा ली। नाश्ते से 2 घंटा पहले ले लीजिए। किसी किसी को तो मैंने कहा खाली प्राणायाम से, लौकी के जूस से बात बन जाती है। फिर किसी किसी को इससे भी कंट्रोल ना आए तो क्या करें, तो फिर उनका ढूंढना पड़ेगा इनको बड़ा कारण क्या है। अब हो सकता है किसी का हस्बैंड किसी का बीपी बढ़ाता हो, तो हो सकता है किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो उसको साथ में उसके जो रीजन है, चिंता बहुत हो, तनाव बहुत हो, गुस्सा आता हो, कोई शारीरिक को दूसरी भी प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो साथ में, तो उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जैसे हम किडनी के पेशेंट्स का भी बीपी क्रिटिकल होता है, एलोपैथी की दवाइयों से कंट्रोल ही नहीं आता, वो भी इससे हमने देखा है मुक्तावटी से कंट्रोल में आ जाता है। तो फिर भी किसी का बहुत क्रिटिकल बीपी हो तो उसका कारण देखना पड़ेगा कि ये कब कब ज़्यादा बीपी बढ़ता है। तो उस चीज़ से आप थोड़ा अपने आप को अलग कीजिए, चाहे गुस्सा है, चाहे वो तनाव है, इस तरह की चीज़ों से फिर अपने कैसे आपको फेस करना है, कैसे उन चीज़ों को आपको उनका सामना करना है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। तो ये मैंने बीपी के बारे में आपको एक सामान्य जानकारी दे दी है। इसी से ही लगभग बीपी वाली चीज़ कवर हो जाती है। अब एक बहन बता रही है कि मेरा तो कंट्रोल ही नहीं होता। कितना रहता है तेरा बीपी? 22 साल के बेटे को है ये। हाँ, अब पता लगा ना, वो शेयर मार्केट के अप डाउन से उसका बीपी अप डाउन होता है। मुक्तावटी खाता है, 2-4 गोली खाता है, कोई फर्क नहीं उसको। तो उसको प्राणायाम करता है कि नहीं करता? नहीं, पहले नहीं करता, अब थोड़ा थोड़ा करने लग गया। तो अब कंट्रोल भी आया होगा? नहीं, बेटा साथ आया हुआ है मेरे। कहाँ पर है वो? अब यहाँ कैसा है, चेक करवाता है ना? 135 80 है ना? 90 हाँ, 135 90 तो ठीक है। तो ये बेटा ये अनुलोम विलोम जरूर कर लेना, ठीक है। और कभी कभी ये ज्यादा ही नुकसान हो जाए 10-20 लाख रुपए का, तो 10-20 मिनट अनुलोम विलोम कर लेना। हाँ, ये आपको सही बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है एकदम से अप डाउन जाता है शेयर मार्केट में, तो 10-20 लाख मैंने बताया, तो बड़े खेल खेलते हैं 10-20 करोड़ का भी गड़बड़ हो जाता है। एक दिन में बढ़ता है, एक दिन में घटता है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, एकदम से स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच। तो ये अनुलोम विलोम और भ्रामरी करने से क्या होता है, ये इंडोर्फिन का लेवल बढ़ जाता है। तो 2-4 श्वास लंबे लो और थोड़ा अनुलोम विलोम कर लो। कभी भी कर सकते हो इसको, ऐसे ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हो, खाने के बाद भी कर सकते हो। तो टेक्निक आपको बता दी है तो फिर ये बीपी नहीं बढ़ेगा बेटा, है ना। और अब तो आपने देख ही लिया यहाँ आकर के, थैंक यू, है ना। बहुत ठीक है बेटा। तो ये आजकल जवान बच्चों को भी बीपी बढ़ने लग गया है। मुक्तावटी इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, जवान है ये, है ना। और कभी जरूरत पड़ी तो 1-2 खा ली सुबह। हाँ, दवाई कोई भी सूट ना करे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करे, लौकी का जूस पिए, ये करे, और थोड़ा शवासन कर ले साथ में। दवाई नहीं खानी मैं कह रहा हूं ना, ये तो दवाई तो इमरजेंसी है, कोई भी है चाहे। थोड़े दिन ले सकते हैं, 2-3 महीना ले सकते हैं शुरू में, बाद में 2 गोली से 1 गोली फिर वो भी बंद हो जाती है 2-3 दिन में, कभी सप्ताह में 1 बार ले लिया। स्वामी जी प्रणाम। हाँ। तो मेरा बीपी ठीक हो चुका है। मेरा बीपी तो मैं 5 सालों से प्राणायाम कर रहा हूँ, और मेरा बीपी पहले बहुत गिरा हुआ था, ऊपर वाला 80 और नीचे 60 था। लो बीपी था इसका? लो बीपी था, लेकिन आप तो 120 और 80 है। ये लो बीपी वाला तो ये तो क्या किया था, बस योगाभ्यास ही किया? योगाभ्यास और खान पान में बस ठीक रहा। ये लो बीपी वालों के लिए तो प्राणायाम ही बेस्ट है। और इसमें अश्वगंधा ले सकते हैं, शिलाजीत ले सकते हैं, अश्वगंधा रिष्ट पी सकते हैं, अश्वगंधा के कैप्सूल ले सकते हैं, शिलाजीत की गोलियां आदि ले सकते हैं। तो लो बीपी वालों के लिए तो इतना ही पर्याप्त है, जिनको लो बीपी रहता है। रात को सोते समय मैया को लो बीपी हो जाता है, ये एक प्रॉब्लम है। तो मैया आप जो है शिलाजीत थोड़ा थोड़ा ले लिया करो रात को। दूध से सोने से पहले दूध या पानी में, गर्म पानी में थोड़ा सा 1 बूंद शिलाजीत ले लिया करो, रात को आपका बीपी डाउन नहीं जाएगा, ठीक है। ये बड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम है, सोते सोते बीपी डाउन हो गया और उस समय फिर बेहोशी में जा सकते हैं, ये दिक्कत आ सकती है। और ऑलमोस्ट बेहोश हो ही जाती है, माँ कह रही है। तो ये माँ रात को ना आप शिलाजीत ले लिया करो, तो आपको लो बीपी नहीं जाएगा फिर, ठीक है। और कुछ दिन प्राणायाम करेंगे। मैंने तो 40 साल पुराना
हाँ, 40 साल पुराना लो बीपी ठीक किया लोगों का, जिनका 40 और 80 ऐसा आ गया था। एक तो भोपाल की मैया थी, उसको 40 साल से 40-80 आ जाता था, इतना डाउन चला जाता। आपका भी ऐसे ही जाता है, अब ठीक हो जाएगा मैया, है, चिंता मत कर, ठीक है। ओम, हाँ मैया, हमारा खाना खाने के बाद बीपी लो हो जाता है। खाने के बाद बीपी, तो खाना तो बंद कर नहीं सकता फिर आप। नहीं कर सकते वही। खाने के बाद बीपी लो हो जाता है ना, मत खाने के बाद आप अश्वगंधा पी लिया करो, खाने के बाद अश्वगंधा पी लिया करो। अश्वगंधा पीने से आपका बीपी लो नहीं जाएगा फिर, ठीक है। 2 से 4 चम्मच, एक बात। दूसरा नहीं, सामान्य पानी से, ठीक है, सामान्य पानी से, एक बात। फिर भी थोड़ा सा आपका ये बीपी डाउन जाता है तो अश्वगंधा की कैप्सूल या शिलाजीत की गोली या लिक्विड शिलाजीत ले सकते हैं, इससे बीपी एकदम डाउन नहीं जाएगा। लिक्विड शिलाजीत भी ले सकते हैं, अश्वगंधा की कैप्सूल भी ले सकते हैं, और शिलाजीत की गोली, जो भी शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हैं साथ में, हाँ, उससे बीपी डाउन नहीं जाता है, ठीक है। और ये अश्वगंधा सबसे बेस्ट है। यदि शुगर नहीं है तो, शुगर है तो फिर आप अश्वगंधा की कैप्सूल या शिलाजीत की गोली खा सकते हैं, ठीक है। हेलो, हाँ नमस्ते स्वामी जी, मैं नागपुर से आई हूँ। मैं 7 साल से मुझे बीपी है। मैंने एलोपैथिक की दवा ली, पर वो जब तक दवा रहती शुरू तब तक, नहीं तो बढ़ता है फिर से। मैंने मुक्तावटी भी ली, पर वहाँ के डॉक्टर नहीं बोल रहे मुक्तावटी मत लो। क्यों? मैं प्राणायाम करती 2 घंटे, सुबह 1 घंटे प्राणायाम करती। मुक्तावटी के लिए कौन मना कर रहा है आपको? हमारे नागपुर से आई हूँ मैं। वहाँ के डॉक्टर बोले मुक्तावटी मत लो, बोले। क्यों नहीं लो? मालूम नहीं, वही तो मैं इसीलिए आपको पूछ रही ना, आप लो, आपको एलोपैथिक कोई लूं या आपका एलोपैथी तो 7 साल से ले ही रही है ना भैया, थोड़े दिन मुक्तावटी साथ ले में ले। मुक्तावटी भी ले सकते हाँ, हैं। ले लीजिए, और जो बाकी उपाय बताए क्योंकि उसको मैं करना। लौकी का जूस भी लेती हूँ और बाकी एलोवेरा वगैरह सब लेती हूँ, लेकिन कुछ कम ही नहीं हो रहा। 2 साल से कुछ कम इसलिए नहीं हो मुक्तावटी खाली पेट लीजिए, आपको जल्दी फायदा हो जाएगा। अभी यही फायदा हो जाएगा, यही 7 दिन में ही। वो एलोपैथी की तो आप साथ में चालू रखो, जैसे कम हो गया तो बंद कर दो, चेक करवाते रहो। 7 दिन तो यहाँ चाय की कर रहे हैं, मुक्तावटी लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बीपी वाले ना गुस्सा बहुत करते हैं, इनका गुस्सा बढ़ जाता है। हाँ? तो ये बीपी वाले गुस्सा मत करना। हाँ, प्रणाम। मेरी उम्र 80 साल पूरी हो चुकी है। 3-4 साल पहले बहुत ही एलिमेंट से घिर गया था। आपका मार्गदर्शन मिला, योगा किया, खान पान ठीक हुआ, सब कुछ ठीक हो गया। अब क्या बाकी रहा बाबा? जो सीढ़ी चढ़ने पर मुश्किल होती थी, अब एक सीढ़ी चढ़ जाता हूँ। ठीक है। अपने सेल्फ एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए रिवर्सल ऑफ एज किताब लिख रहा हूँ, जिससे सब कुछ सच होगा। परंतु एक रुकावट आ रही है, मेरा बीपी ठीक नहीं हो रहा, बीपी क्योर नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में मैं मुक्तावटी भी ले रहा हूँ। अब मुझे विश्वास तो बहुत ज़्यादा है, योगा से इतनी बीमारियाँ ठीक हो गई हैं, ये भी ठीक हो सकती, कोई मेरे में कमी होगी तो आप बताइए, और कोई ऑल्टरनेटिव है? अब वो कमी नहीं रहेगी, यहाँ आकर के वो कमी पूरी हो जाएगी, और ध्यान वाली प्रक्रिया उसके साथ ऐड हो जाएगी, तो बाकी सब ठीक हो गया तो ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है बाबा जी, सुखी रहो आप। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मैं कुछ बातें आपको बहुत अच्छी बातें बता रहा हूँ, एक बार सुन लो। अपने सारे एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ ना, जो बाकी बच जाएगा फिर और बता देंगे, क्या दिक्कत है। चलो एक बार सब ओम बोलो। चर्म रोग, स्किन डिजीज, ये भी एक काफी क्रिटिकल प्रॉब्लम है। चर्म रोग का बड़ा कारण है स्ट्रेस, और इसका हार्मोनल कारण भी होता है। एक तो जब 15 से 25 के बीच की उम्र होती है, इस समय तो थोड़ी बहुत स्किन डिजीज सभी को होती है। इसका एक कारण है तनाव, दूसरा कारण है इसका जवानी, तीसरा कारण है इसका हम ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हैं, तो एक कारण है इसका पित्त, गर्म चीज़ें खाते हैं उससे हो जाती है। अब चर्म रोगों में एक तो होता है चेहरे पर फुंसियाँ हो जाना, ये तो रात को त्रिफला
चूर्ण कुल्हड़ी में, मिट्टी के कुल्हड़ी के अंदर 1 चम्मच त्रिफला भिगो दीजिए और सुबह उसका पानी छान करके पी लीजिए बिना गर्म किए। इससे ये पित्त शांत हो जाता है। और आपकी ये यहाँ तक कि एक प्रॉब्लम होती है हर्पिस। हर्पिस में बहुत कई साल लोग परेशान रहते हैं। इसके एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। ये एक साइड में होता है रीढ़ की हड्डी की, तो दाईं तरफ या बाईं तरफ। तो उसमें भी हमने त्रिफला पानी पिला करके, चंदनासाव पिला करके और कायाकल्प वटी और ये सब दे करके ठीक करते हैं। हर्पिस भी ठीक हो जाता है उसमें। जब हर्पिस में ऊपर एक तो हर्पिस अंदर अंदर होता है, एक ऊपर भी आ जाता है, फिर तो ऊपर उसमें फोले पड़ जाते हैं, तो उसमें कायाकल्प तेल लगा देते हैं। कायाकल्प वटी खाना, नीम की गोली खाना, और ये जैसे मैंने बताया त्रिफला का पानी और चंदनासव, ये पित्त की रोग है एक तरह से। अब फुंसी के लिए क्या करें? एक तो त्रिफला तो पीने के लिए बोल दिया, तो फिर इसमें एक जो है हम बनाते हैं यहाँ पर, एक उसका नाम है जो है लेप है, कांति लेप। तो कांति लेप को एलोवेरा के जेल में मिला करके लगा ले, या शहद में मिला के लगा ले, या कच्चे दूध में मिला करके, ठंडे दूध में एलोवेरा में या शहद में मिला करके ऐसे लगा लेते हैं। ऐसे सिंपल पानी में भी लगा देते हैं। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा होने पर तो हम कहते हैं रात को लगा लो भाई, सुबह धो लो, नहीं तो सुबह स्नान से भी 1 घंटा 2 घंटा पहले लगा सकते हैं। सिंपल प्रॉब्लम है तो किसी को झाइयाँ और बहुत स्किन के जो डेड सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चेहरा बहुत बदसूरत हो जाता है, उस समय भी कांति लेप हम लगवाते हैं। ऐसे तो फेस पैक भी हमने बना दिया है अभी, जो सिंपल प्रॉब्लम हो तो, लेकिन ये ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसके लिए इसमें पीने की दवाइयाँ भी बड़ा फायदा करती हैं। खदिरारिष्ट या महामंजिष्ठाध्यारिष्ट, खदिरारिष्ट या महामंजिष्ठाध्यारिष्ट, ये भी फायदा करता है। कोई भी चर्म रोग है, सामान्य खाज खुजली में भी फायदा होता है। बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होने पर हम कायाकल्प क्वाथ पिला देते हैं, ये बड़ा कड़वा होता है, पीने में बहुत दिक्कत होती है। तो कायाकल्प क्वाथ ये रात को पिला देते हैं, थोड़ा पेट भी ज़्यादा साफ करता है। इसमें ऐसी औषधियाँ हैं जो है ये कायाकल्प क्वाथ है, इसमें ये सारी जड़ी बूटियाँ, तो पेट थोड़ा ज़्यादा साफ करता है। तो मात्रा अपनी, ऐसा नहीं कि रात को पिया तो 12 बजे फिर उठना पड़े तो इसकी मात्रा अपने आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं। ये मैंने आपको चमड़ी के रोगों के लिए, एक सामान्य बीमारी के लिए बताया। चमड़ी में फिर बड़ी बीमारियाँ हैं, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा। लिकोडर्मा के लिए कायाकल्प वटी, अमृतासत और शुद्ध बावची, ये आपको औषध दर्शन में लिखा हुआ है, ये पूरा मिल जाएगा। 20 ग्राम कायाकल्प, 20 ग्राम फिर अमृतासत और बावची 50 ग्राम, ये 1-1 ग्राम चूर्ण सुबह शाम खिलाते हैं। सफ़ेद दाग में लगाने वाली एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त फायदा करती है। अब सफ़ेद दाग किसी का जल्दी ठीक हो जाता है, किसी को 1-2 साल भी लग जाता है। मेरे पास अलग अलग तरह के रिजल्ट्स हैं। इसमें अलग अलग कारण हो सकते हैं, उनकी प्रकृति कारण हो सकती है, उनकी जेनेटिक रीजन्स हो सकते हैं, जो भी चीज़ें हों, इसमें मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, नीम के पत्तों का रस और गोमूत्र, ये जहाँ भी सफ़ेद दाग वहाँ लगा देते हैं और उससे धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगते हैं। नीम के पत्तों का रस और देसी गाय का मूत्र, अर्क नहीं, मूत्र सीधा, देसी गाय का मूत्र और नीम के पत्तों का रस, ये मिला करके आप एक बोतल में भर के रख सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिए उसको, 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन चल जाता है वो। उसको लगाइए, सुबह सुबह लगा करके 15-20 मिनट धूप में बैठ जाइए। ये प्रक्रिया उसको लगाने की। बहुत वैद्य प्रयोग करते हैं, हमने भी प्रयोग किया है, बावची खाने में भी और बावची लगाने में भी। अब लगाने में एक ही दिक्कत आती है, अब जैसे हम श्वेतघन लेप बनाते हैं उसमें भी हमने वो डाला हुआ है, तो उसमें लगाने में एक ही दिक्कत आती है श्वेतघन लेप में, उसमें वो फफोले हो जाते हैं। फफोले आकर के नीचे से नॉर्मल कलर आ जाता है, आदमी उसमें घबरा जाते हैं, फफोले हो गए मुझे। तो यदि किसी को अनुकूल पड़े तो ये वाला प्रयोग भी कर सकते हैं। श्वेतघन लेप लगा लें, श्वेत कुष्ठ में, श्वेत ये फुलरी में, ये सफ़ेद दाग में, ये जो लेप है
स्वित्रघन लेप, इससे किसी को, और ये उसमें बाकुची भी क्योंकि मिली हुई है, और बाकुची भी खाली लगाने से फायदा होता है, लेकिन उसमें फोला हो जाता है। ये लगभग लोगों को 99% लोगों को अनुकूल पड़ जाता है। यदि किसी को 1% अनुकूल ना पड़े तो बाकुची फिर ना लगाएं। किसी को उससे जो फिर वो शुरू में एक बार बढ़ भी जाता है, जैसे होम्योपैथी की दवाओं से बढ़ता है, तो वो ना लगाएं, फिर वो खाली गोमूत्र नीम का प्रयोग करते रहे। अच्छा, दूध के साथ नमक ना खाएं, इसमें परहेज जरूरी है। दूध के साथ नमक ना खाएं। और मैंने तो एक दिन में भी रिएक्शन होता देखा है कि दूध के साथ नमक का प्रयोग किया। नमकीन चीज़ें हम खाते रहते हैं, चाय के साथ नमकीन लेते रहते हैं, इसलिए आजकल ये ज़्यादा हो रही है। स्किन डिजीज, खाज खुजली, ये वो क्यों बढ़ती हैं? आपने कभी सोचा? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको सामान्य रूप से कोई ना कोई चर्म रोग ना हो, कोई ना कोई फुंसी, कहीं ना कहीं खाज खुजली, कहीं ना कहीं चमड़ी का कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। ये विरुद्ध आहार से होता है। तो विरुद्ध आहार ना करें। रात को दही खाना, दूध के साथ में नमक लेना, इन चीज़ों को तो तुरंत अवॉइड करें आप लोग, इससे बचें। अब कहीं पर भी खुजली होती है सामान्य रूप से तो कायाकल्प तेल लगा लीजिए। किसी को यहाँ जो है बगल में खुजली होने लगती है, पैरों में, किसी को शरीर में कहीं पर भी खुजली होती है तो कायाकल्प तेल लगाने से एकदम से खुजली में फ़ायदा हो जाता है। लेकिन इसकी गंध थोड़ी तेज होती है क्योंकि इसमें गौमूत्र भी मिला है। कुछ लोगों को भ्रम है कि सभी दवाइयों में गौमूत्र होता है। इतना गौमूत्र तो फिर हम ला भी नहीं सकेंगे। ये सब दवाइयों में नहीं होता है, इसमें है कायाकल्प तेल में। तो ये थोड़ी तेज गंध होती है लेकिन खुजली में तुरंत राहत हो जाती है। अच्छा, एक तो ये खुजली है। एक दूसरी तरह की खुजली होती है, उसको बोलते हैं जो है आर्टिकेरिया। ये जो आर्टिकेरिया है, इसकी जो खुजली है वो नारियल के तेल में कपूर लगाने से मिटती है। ऐसे 99% आर्टिकेरिया 5 काली मिर्च, 5 चम्मच घी, 5 चम्मच खांड, ये खाने से आर्टिकेरिया ठीक हो जाता है। मुझे भी हुआ पहले कई बार। ये पित्त बढ़ने से और खान पान में गड़बड़ होने से या जैसे फ्रीज की चीज़ें खाने से आर्टिकेरिया बहुत होता है। मुझे तो 2 बार हुआ। एक बार तो गंगोत्री में, जब वहाँ कभी मिर्च मैंने खाई नहीं थी तो वहाँ लाल मिर्च भंडारे में सब्जी में डाल देते थे, वो खानी पड़ती थी। फिर एक बार मैं दिल्ली गया हुआ था तो मैंने देखा एक संत महापुरुष थे, अब तो नहीं रहे वो संसार में, निर्वाण हो गया उनका। तो फ्रीज का दूध मुझे पिला दिया। हमने कभी फ्रीज का दूध पिया ही नहीं ज़िंदगी में। तो शायद 1-2 या उस फ्रीज की कई बार जो पुरानी जो उसमें आइस रखते हैं, बर्फ़ रखते हैं, वो बर्फ़ भी पीने से ये आर्टिकेरिया हो जाता है, पूरे दफड़ हो जाते हैं और फिर ये पुराना होने पर बहुत ख़तरनाक होता है। तो आर्टिकेरिया के लिए तो प्राणायाम बेस्ट है और उसके लिए कायाकल्प वटी भी खिला देते हैं तो वो भी फ़ायदा हो जाता है। और उसमें हम हरिद्रा खंड और शीत पित्त, इसको बोलते हैं संस्कृत में, शीत पित्त भंजन रस भी बनाते हैं। तो वो 100 ग्राम हरिद्राखंड हो गया, 10 ग्राम ये शीत पित्त भंजन रस मिला दिया, 2-2 ग्राम ले लिया पानी से, उससे ये आर्टिकेरिया लगभग ठीक हो जाता है सभी का। मैंने तो 15-15, 20-20 साल पुराना आर्टिकेरिया भी ठीक होता हुआ देखा है। सफ़ेद दाग के बाद में अब बात करता हूँ मैं सोराइसिस के लिए। सोराइसिस, एक्जिमा, ये क्रिटिकल प्रॉब्लम है। फिर एक और इससे भी ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं स्क्रोडर्मा। स्क्रोडर्मा ये और ख़तरनाक बीमारी है। उसमें तो चमड़ी ऐसे हो जाती है जैसे लोहा बसता है, ऐसे ऐसे बसती है, बहुत ख़तरनाक। तो उसमें फिर वो जो है कैशोर गुगुल देते हैं, कायाकल्प वटी देते हैं, फिर वो दूसरी औषधियाँ, वो तो वैद्यों के साथ में आप मिल लेना, क्योंकि वो क्रिटिकल, वो तो लाखों में किसी एक को ही होती है। लेकिन सोराइसिस आजकल बहुत हो गया। तो एक तो विरुद्ध आहार ना लें, नमक का सेवन कम करें और तली हुई चीज़ों से बचें। जिनको भी चमड़ी के रोग हैं वो बैंगन भी ना खाएं और जिमीकंद एकदम खुजली बढ़ा देता है। जिनको भी खुजली की प्रॉब्लम है, जिमीकंद खाइए तो पूरा ही खुजलाने लगेंगे। आप प्रयोग करके देखना हो तो देख लेना। आलू खाइए एकदम, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ को आलू बैंगन नहीं खाने चाहिए। और यदि किसी को एकदम श्याम वर्ण बच्चे पैदा करने हो, कोयल जैसे तो फिर तो आपकी मर्जी है, आपको ऐसी चॉइस है। ऐसे तो सभी रंग भगवान के अच्छे ही है, तो आपको छूट है। खैर, बैंगन और जिमीकंद के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया।
ये चमड़ी के रोग जिनको हैं उनको नहीं लेने चाहिए। नमक, बिल्कुल नमक और मीठा दोनों ही चीजें आप इंसान के ऊपर नहीं, कुत्ते के ऊपर भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कुत्ते को बहुत खुजली होती है, आप थोड़ा उसको मीठा खिला दीजिए, उसका बहुत बुरी हालत हो जाएगी। कोई नमक दे दीजिए आप उसको। तो नमक और मीठा ये दोनों ही दुश्मन हैं इनके। फ्रूट्स में जो मीठा आता है, और उसमें भी जैसे आम बहुत ज़्यादा मीठा होता है, गर्म भी होता है, तो उससे तो ऐसी फुंसियाँ आती और वो बढ़ जाते हैं। तो आप जैसे केला वाला मीठा है, वो नुकसान नहीं करता है स्किन डिजीज वालों को। तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन ये जो चीनी और नमक है, जो ऊपर से एडिशन जो ऐड करते हैं हम ऊपर से, ये एडेड सॉल्ट एंड एडेड स्वीट, ये बहुत डेंजरस है। अच्छा, सोराइसिस में जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कायाकल्प वटी को हम दूसरे फॉर्म में दे देते हैं पाउडर करके, उसके साथ रस माणिक्य और ताल सिंदूर मिला देते हैं। ये थोड़ा तीव्र औषधि होती है। नीम की, गिलोय की गोली और कायाकल्प की गोली, ये तो हम देते ही हैं अक्सर सभी चर्म रोगों में। और प्राणायाम नियमित रूप से करवाते हैं, सोराइसिस गायब हो जाता है 100%। और कायाकल्प तेल लगाते हैं। एलोपैथी में कोई नहीं जो है इस बारे में बात करता है कि सोराइसिस क्योर होता है। मैं इसको पूरी प्रामाणिकता के साथ, मैं गारंटी शब्द का इसलिए प्रयोग नहीं करता, यह हल्का शब्द है, मैं पूरी जो है ऑथेंटिसिटी के साथ पूरे साइंटिफिक वे में इसके ऊपर हमने काम किया है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ 100% सोराइसिस अच्छा होता है। बस उसमें कायाकल्प तेल लगा लेना, कायाकल्प वटी खा लेना, थोड़ा जो है इसकी पूरी इसमें औषधि विधि लिखी भी है, वो प्रयोग कर लेना। स्क्लेरोडर्मा ये बहुत कम लोगों को होता है, इसलिए मैं इसके ऊपर कम बोल पाता हूँ। लेकिन इसमें बेटा प्राणायाम तो दोनों टाइम करना ही है। खाली पेट कायाकल्प वटी और कायाकल्प वटी के साथ साथ आप ये गिलोय घरवटी दोनों। हाँ, वो एलर्जी वो मैं बता रहा हूँ पूरी ठीक होगी। कायाकल्प वटी और गिलोय घरवटी खाली पेट लेना। फिर आरोग्यवटी, कैशोर गुग्गुल, क्योंकि इसमें फिर जोड़ों में भी तकलीफ होने लगती है, हार्ड हो जाते हैं सब। तो कैशोर गुग्गुल और आरोग्यवटी ये आप खाने के बाद ले लेना। बाकी फिर ये रसमाणिक्य के ताल सिंदूर का प्रयोग आपको वैद्य जी हमारे लिख करके दे देंगे। फिर तो जो एडिशनल चीजें खुजली तो एक कायाकल्प तेल से, वो मैं पहले ही कह चुका हूं, तो उसका बीमारी का लक्षण ही वही है कि पूरा शरीर इसमें जकड़ जाता है और फिर ये सोराइटिक अर्थराइटिस हो जाता है। स्क्लेरोडर्मा होता है और फिर इसमें जो है ये जितने को भी चर्म रोग है, वो चर्म रोग वालों को अर्थराइटिस भी साथ में हो जाता है। तो आप जो गुग्गुल का और औषधियों का सेवन करेंगे, उसमें अपने आप ही ये दोनों चीजें साथ साथ ठीक हो जाएंगी। तो ये स्क्लेरोडर्मा बहुत कम लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें वक्त लगता है, 1-2 साल लग जाते हैं। स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट हमने अच्छे किए हैं। इसमें थोड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ हमारे जो वरिष्ठ वैद्य उनसे थोड़ा औषधि की भी व्यवस्था कर लें। अच्छा, अगली बात, शुक्राणु की अल्पता, स्पर्म काउंट कम हो जाता है। लेडीज को अंडा या तो बनता नहीं या पूरा नहीं बनता है, दोनों स्थितियां, जैसे लेडीज को ऐसे जेंट्स को भी प्रॉब्लम है। लेडीज के लिए तो शिवलिंगी पुत्र जीवक फल घृत का प्रयोग करवाते हैं और शुद्धि के लिए दशमूल क्वाथ भी देते हैं। वो कोई रिकॉर्डिंग चला दी। चलिए, स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए बहुत तरह के उपाय अपनाए जाते हैं। मैं आपको 100% प्रामाणिक उपाय के बारे में बात कर रहा हूं। यौनामृत, चंद्रप्रभा, शिलाजीत रसायन, ये तो गोली खाने के तौर पर, जो इसमें पुस्तक में भी लिखे हैं, आपको कोई भी पढ़ सकता है। अब पाउडर के तौर पर अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौंच के बीज, ये 4 चीजों का पाउडर दे दीजिए। ये आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जब से फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा प्रभाव हो रहा है तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है और स्ट्रेस भी इसमें एक कारण है। एक तो फर्टिलाइजर, एक स्ट्रेस मेन कारण है। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौंच के बीज, ऐसे कोई भी व्यक्ति ताकत की दवाइयों के नाम पर हम पता नहीं क्या आड़ कबाड़ खाते रहते हैं, जिससे कुछ चीज़ों से हेमोग्लोबिन बढ़ता है। जैसे हम हरी सब्जियां खाते हैं, आंवला, एलोवेरा लेते हैं, और भी जो है
आयरन की जो भी चीज़ें लेते हैं, कुछ चीज़ों से कैल्शियम हमको मिलता है, जैसे दूध है और जो भी मिल्क प्रोडक्ट हैं, चाहे पनीर है, चाहे दही है, और ऐसे चौलाई आदि चीज़ें जिसमें कैल्शियम होता है। ये जो शरीर के अंदर जो स्पर्म ओवम जो अंतिम चीज़ है, ये 7 धातुएं मानी जाती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, अंडा। ये जो लास्ट चीज़ है, ये इसको शुक्राणु को बढ़ाने के लिए आहार की भी व्यवस्था है। एक तो दूध का सेवन, और दूध भी यदि जो गाय या भैंस गन्ना खाती है ना, गन्ने का ऊपर का घास, जो नीचे का तो शुगर मिल में चला जाता है, जो ऊपर का जो हरा घास है वो जो है शुक्राणु को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए जो गाय ईख का घास खाती है, उसका यदि दूध पिया जाए तो शुक्राणु के लिए चरक संहिता में उसको औषधि के तौर पर माना गया है, उस गाय भैंस के दूध को। गाय का दूध उत्तम होता ही है। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच के बीज, इनका पाउडर करके खाइए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और इतना करने पर और कपालभाति करने पर एक भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में मैं गया हूं, जिसका स्पर्म काउंट ना बढ़ा हो। इतना अच्छा है। और ये प्रॉब्लम और भी जैसे कई तरह के जो है यौन दुर्बलताएं होती हैं, वो सभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जितने भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं उन सब के लिए मैंने बता दिया, ये प्रयोग कर सकते हैं। और लेडीज़ के लिए मैंने बताया शिवलिंगी पुत्र जीवक का प्रयोग, और उससे उनका अंडा पूरा नहीं बनता है या कम बनता है, पूरा बनने के बाद पूरा विकास नहीं होता है। जितने भी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और हम यहाँ इसलिए उपलब्ध कराते हैं क्योंकि सब लोगों को मिल नहीं पाते, तो इसका वो पुत्र जीवक में से तो गिरी निकालनी पड़ती है, जैसे बादाम में से निकालते हैं, शिवलिंगी का बीज ही होता है। इसको बस पाउडर करके और दोनों को मिला करके फिर ये 1 से 2 ग्राम ले सकते हैं सुबह शाम। बहुत थोड़ी मात्रा में लिया जाता है, इतना ही। इससे ज़्यादा लेने पर फिर पेट साफ होने लगता है इससे। खैर, ये बात मैंने बताई लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए ही। अब इसमें अब 2-3 चीज़ें और इसके साथ की बातें बता देता हूँ। अन्य जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो प्रॉब्लम है, जैसे लेडीज को ट्यूब बंद हो जाती है, क्या करें? कपालभाति करें। मेरे पास पूरी रिपोर्ट्स हैं, अब तो इतने ज़्यादा हो गए थे तो अब मैंने रखने भी कम कर दिए। दोनों ट्यूब बंद, भावनगर में मैं गया हुआ था, वो माँ जो है अपनी दोनों बंद ट्यूब वाला वो पूरा रिपोर्ट लेकर के आई, और साथ में उस पहली बार जब मैं गया था तब उसको 7 या 8 महीने का गर्भ था, और दूसरी बार गया तो बच्चे के साथ आई। बोले बाबा जी, मैंने तो कभी नहीं सोचा था दोनों ट्यूब बंद हो गई थी, और ऑपरेशन के बाद भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो कपालभाति से ट्यूब खुल जाती है, जैसे हार्ट के ब्लॉकेज खुलते हैं ऐसे ट्यूब खुलती है, बड़ी बात है। और ये 1-2 का नहीं, ऐसे सैकड़ों हजारों केस हैं, ट्यूब खुल जाती है। दूसरी एक बड़ी बात, चलो ट्यूब के लिए तो ऑपरेशन भी करवा लेते हैं, वो किसी का कामयाब होता है किसी का नहीं होता, तो पहले ये करके देख लो, इसमें तो कोई नुकसान वाली तो बात ही नहीं है। ना हो तो लास्ट ऑप्शन रख लेना उसको। अगली बात, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, इसको अंग्रेजी शॉर्ट में बोला जाता है पीसीओडी की प्रॉब्लम। कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज ऐसी प्रॉब्लम है, इसका कोई इलाज नहीं है, फिर वो मां नहीं बन सकती बेटी। कपालभाति करने से पॉलीसिस्टिक ओवरीज अच्छी हो जाती है। इसका सबसे पहला एक्सपीरियंस मुझे एक बहन ने बताया जब मैं नैरोबी गया हुआ था। जब मैं अमेरिका से वापस लौट रहा था तो एक मोनिका बहन जो फ्लाइट में ही एयर हॉस्टेस का सर्विस करती थी, बोले बाबा जी मुझे तो 9 महीने बीत जाते थे, पीरियड ही नहीं होता था, साल बीत जाता था, दवाई लेने पर ही पीरियड होता था। मैंने कहा बेटा क्या था? बोले मुझे ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम था, और बाबा जी मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ फ्लाइट में। मैंने फिर प्राणायाम किया और मेरा 6 महीने में पॉलीसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम अच्छा हो गया। अब मैं बहुत खुश हूँ। कहीं पर भी शरीर में कोई भी गांठ होती है, गांठ के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है हल्दी। हल्दी 2 ग्राम, 1 से 2 ग्राम, किसी की पित्त प्रकृति होती है तो 1 ग्राम, 1 से 2 ग्राम हल्दी गर्म पानी के साथ ले लीजिए, गांठ घुल जाएगी अपने आप। इसमें काचनार, गुड़, वृद्धिवादी कवटी काम करती है। ज़्यादा गांठ बढ़ जाती है तो फिर उसमें हम शिला, सिंदूर, प्रवाल, पिष्टी देते हैं जो इसमें लिखा हुआ है, ज़्यादा गांठ बढ़ने पर। बाकी आधा घंटा कपालभाति ये जरूरी है। एकदम फर्स्ट क्लास तबीयत, इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो यूट्रस के फाइब्रस, ओवरी के सिस्ट, फिलिपियन ट्यूब बंद है, अंडा नहीं बनता है, ये उनके लिए बता दिया। जेंट्स के लिए चाहे स्पर्म काउंट कम है, चाहे जो है आपके जननेंद्रिय में जो है जो
उसमें कई तरह की शिथिलता है, कोई भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौंच का बीज का प्रयोग करना, कपालभाति प्राणायाम करना, चंद्रप्रभावटी, यौनामृत, शिलाजीत रसायन का प्रयोग कर लेना, आपकी प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी। बस ये मैंने बात बता दी। ये थोड़ा सा खुले मंच पर बातें करने में थोड़ा संकोच होता है, लेकिन बीमारी तो बीमारी होती है, उसका इलाज तो बताना ही पड़ता है, इसलिए मैंने आपको ये बातें बताई। इसमें कारण कई होते हैं, जैसे मैंने कहा स्ट्रेस इसमें एक कारण है, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग, अब उससे तो आप बच नहीं सकते, अनाज तो वही खाने पड़ेंगे सब आपको। बाकी इसमें कोई खास परहेज वाली बात नहीं है। बस हर समय उत्तेजना वाली चीज़ों से दूर रहा करें। आजकल कामोत्तेजना के इतने दृश्य हम देखते हैं, हमेशा पता नहीं क्या दिमाग में कचरा घुसा हुआ है। तो थोड़ा सा अपना मन भगवान में लगाओ, अपना मन माता पिता की चरणों में लगाओ, गुरुओं की चरणों में लगाओ। ज़्यादा कामोत्तेजना से फिर हमारे शरीर की शक्ति बाहर बहती रहती है। लेडीज को लिकोर या जेंट्स को पेशाब के साथ धातु गिरना, फिर जवानों को नाइटफॉल आदि की प्रॉब्लम होना, ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। ये सफ़ेद पानी की समस्या के लिए और जेंट्स को भी जिनको यूरिन के साथ चिकना चिकना पदार्थ निकलता है, उन सब के लिए शीशम के पत्ते सबसे बेस्ट है। दरअसल हम शीशम के पत्ते बोलते तो लोगों को लगता है तो झाड़ है, अरे वो झाड़, अब उसका हम पाउडर करके आपको 1000 रुपए का उपलब्ध कराएं तो खा लोगे। अब ऐसे बाबा जी बता रहे हैं तो सोचते हैं पता नहीं इससे क्या होगा, इसी से होगा। इसके लिए बहुत तरह की औषधियाँ हम देते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मैंने बताया शीशम के पत्ते, लिकोरिया के लिए भी, और एलोवेरा जूस सबके लिए अच्छा है। माताओं बहनों को माहवारी की कोई भी प्रॉब्लम है, एलोवेरा उसको ठीक कर देता। मैं पहले बता चुका हूँ, एसिडिटी के लिए, माहवारी के लिए, डायबिटीज़ के लिए, अर्थराइटिस के लिए, और एलोवेरा से बेहतर कुछ भी नहीं है। हड्डियों का पूरा मेटाबॉलिज्म इससे अच्छा हो जाता है। ये ज़बरदस्त चीज़ है। बड़ी बड़ी दवाइयाँ इसके लिए देते हैं हम, वो सब लाभ नहीं करती, तो उसी से ठीक होता है। सफ़ेद पानी के लिए मैंने बात की, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, इसमें ज़्यादा बढ़ने पर आयुर्वेद में सुपारी पाक भी देते हैं। किसी किसी को चंद्र प्रभावटी से फ़ायदा हो जाता है, किसी को स्त्री रसायन से फ़ायदा हो जाता है। बाकी माताओं को शतावर का प्रयोग अच्छा रहता है। पुरुषों को तो अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कौंच के भी 4 चीज़ें। माताओं के लिए केवल शतावर चूर्ण। शतावर चूर्ण से उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। जिन माताओं बहनों के स्तनों में दूध पूरा नहीं आता, उनको दूध भी आ जाता है। जिनके ब्रेस्ट का पूरा विकास नहीं होता, जो एक्सेस आपकी ब्रेस्ट बढ़ जाती हो, तो कपालभाति और जो है योगाभ्यास से ठीक हो जाएंगे। किसी किसी के स्तन पूरे उभर ही नहीं पाते, तो उनको बहुत आत्मग्लानि होती है। ऐसे बेटियों को खास करके विवाह से पूर्व ये समस्या बहुतों को रहती है, किसी किसी को बाद में भी दिक्कत रहती है। तो स्तनों का पूरा विकास ना होता हो, तो ऐसी भी स्थिति में जो है शतावर का प्रयोग बहुत ही उत्तम है। ये स्तनों के विकास के लिए भी और दूध के लिए भी ये तो एक बहुत अच्छी औषधि है। यद्यपि मैं आज पशुओं की औषधि के बारे में भी आगे बात करूंगा, क्योंकि हमारे किसान भाइयों के बहुत पत्र आते, कहते रहते बाबा जी आप सब बातें बताते हो, हमारे किसानों की जो पशु चिकित्सा के बारे में भी बताया करो। मनुष्य की चिकित्सा तो आपने बहुत कर दी, तो मुझे लगता है इस बार हम थोड़ा सा यहाँ जब यदि मौका मिला तो हम पशु चिकित्सा के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि उसमें भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र छूट जाता है। खैर, अभी मैं बात कर रहा हूँ जिन पशुओं को जैसे नए दूध नहीं होते हैं, ऐसे पशुओं के लिए उसमें तो बादाम की खल मिल जाती है, उसको थोड़ा डाल करके देते हैं, और उनको ये जो आयुर्वेद की औषधियाँ और वो सब मैं बाद में पूरा बताऊंगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। शतावर जो है वो चाहे गाय भैंस हो, किसी को दूध की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। माताओं को भी, पहले माताओं के स्तनों में इतना दूध हुआ करता था, पड़ोसियों के बच्चे पी जाया करते थे, आजकल अपने वाले भूखे रह जाते हैं, तो ये दिक्कत रहती है। और हीमोग्लोबिन की कमी भी बहुत रहती है माताओं बहनों में, तो उसके लिए तो आंवला एलोवेरा का जूस और कपालभाति प्राणायाम और ये हरी सब्जियां, ये सब 100% ठीक हो जाती है ये लो हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम। लिकोरिया की मैंने बात की थोड़ी सी, और ये जो है ज़्यादा जो ब्लीडिंग होती है उसके लिए भी शीशम के पत्ते बहुत कम करते हैं। इसमें अशोकारिष्ट पिला देते हैं थोड़ा सा ज़्यादा होने पर ना। तो अब एक प्रॉब्लम है थैलीसीमिया की। थैलीसीमिया की प्रॉब्लम ऐसी है, इसमें खून पूरा नहीं बनता है। एक होता है इसमें माइनर, एक होता है इसमें मेजर। इसमें फिर तिल्ली भी बढ़ने लगती है, ये बड़ी दिक्कत होती है इसके अंदर। और फिर इसमें
उनको बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। माइनर थैलीसीमिया 100% ठीक हो जाता है। मेजर थैलीसीमिया में रोकथाम अभी तक हम कर पाए, इससे आगे हम नहीं बढ़ पाए। रोकथाम के लिए हम एलोवेरा का जूस देते हैं, उसमें व्हीट ग्रास भी देते हैं, और बाकी ये कुमार कल्याण प्रवाल कहरवा मोती अमृता और ये सब प्रयोग करवाते हैं। ये आपको बता दिया है। ये इसमें क्योंकि माइनर में मैंने कहा पूरा है, थैलीसीमिया मेजर में जो है रोकथाम ही कर पाते हैं। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो भी मंगोल बच्चे हैं, अपंग बच्चे हैं, उन सब के लिए भी आपको मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। पहले जो सीपी बच्चे होते हैं, सीपी चाइल्ड उनको बोलते हैं, मंगोल बच्चे होते हैं, मंद बुद्धि होती है बच्चों की, तो मेधावटी का प्रयोग, मेधावटी बहुत ज़बरदस्त है इसके लिए, तो मेधावटी का प्रयोग करें। मेधाक्वाथ का भी प्रयोग कर सकते हैं, और उनको सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट ये पिला भी देते हैं। सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट ये बहुत फायदेमंद होते हैं। मंगोल बच्चे पैदा होने के पीछे कारण है फर्टिलाइजर्स, उसके पीछे कारण है माँ का गर्भावस्था में ज़्यादा ध्यान नहीं देना संतान के ऊपर। यदि माँ अनुलोम विलोम प्राणायाम करे तो बच्चे के ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन मिलेगा, उससे बच्चे का मस्तिष्क पूरा विकसित होगा। बहुत बड़ी भूमिका है ब्रेन के लिए ऑक्सीजन की। तो किसी भी कारण से यदि माँ के शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो उससे मंगोल बच्चे पैदा हो सकते हैं। इसलिए अपने सभी जो है बच्चों को बताएं, सब माताएं और सब बताया करें इस बात को। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वैसे तो गर्भवती महिलाओं के लिए योग हमने पूरा 1-2 घंटे की जो है सीडी बनाई हुई है, वो आप जो है अपने बच्चों को दे दिया करें। हमने इसके लिए जो है पूरी सीडी बना करके उपलब्ध कराई है। लेकिन अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम, ये 3 प्राणायाम तो गर्भवती माताओं को जरूर करना चाहिए, उससे मंगोल बच्चे पैदा ही नहीं होंगे। और बच्चे यदि, एक तो गर्भ से ये प्रॉब्लम आती है, बच्चे पैदा होते हैं उस समय जो बच्चे रोते नहीं हैं या बच्चों को पैदा होते इसमें फिर जो फीवर आदि हो जाता है, उससे किसी बच्चे, फिर वो बच्चों को अलग तरह की प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। मेधावटी सबसे अच्छा है। सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट की मैंने बात की, अश्वगंधा चूर्ण भी उसमें काम करता है। और फिर ऐसे बच्चों को कई बार फिट्स भी आते हैं तो उनको मेधावटी के साथ साथ फिर ये जो है अमृता, सत, रजत, भस्म, प्रवाल, पिष्टि, मोती पिष्टि भी देते हैं, उससे उनके दौरे भी आने बंद हो जाते हैं। मंगोल बच्चे अनुलोम विलोम अच्छे से कर लेते हैं, हमने करवाए भी, उसका धीरे धीरे बेनिफिट होता है, उससे बच्चे आगे बढ़ते हैं जरूर।